इसके पहले हमने जो कुछ भी सीखा है गाइस, वो डीटी आईडीटी का पहले दिन हमने डिफरेंस सीखा था। रादर टैक्स का हमने पूरा बेसिक्स देखा था। टैक्सेस मतलब एक्चुअल में है क्या, उसका सिनारियो है कैसा, उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है। ओके, टैक्स एक्चुअल सिनारियो में विंडोज टैक्स ये सचमुच में जमा करने की जरूरत है क्या? बेटा बंद करना है। हाँ, दोनों भी सब कुछ बंद करना है। ओके, हाँ अभी लग रहा है मुझे तू आया। ओके एवरीबॉडी, अब देखिएगा, डे वन को हमने डीटी आईडीटी का पूरा डिफरेंस देखा, क्या होता है क्या नहीं, हमने केस लॉस देखे, दो तीन बच्चों को हमने सामने लाया था। ओके, कि एक्चुअल सिनारियो में टैक्स कैसा होता है, कैसे रन होगा, कैसा नहीं, डायरेक्ट टैक्स किसे बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स किसे बोलेंगे। उसमें अ, हम ये भी सीखे कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट नाम की चीज़ क्या होती है। ओके, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हमने देखे, इनडायरेक्ट टैक्स के हमने एग्जाम्पल देखे, टैक्स ये एक्चुअल सिनारियो में है क्या। तो एक बार हम 2 दिन का पूरा फास्ट ट्रैक रिवाइज करके फिर हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। क्या सब लोग रेडी है? कंफर्म? ओके, आप सब लोगों से मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा, जिस टाइम मैंने टैक्स बोल दिया तो टैक्स ये तो फीस है, फीस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, आपने जो कुछ भी इनकम या फिर वेल्थ कमाई उसके ऊपर, या फिर पॉइंट नंबर टू, गुड्स या फिर सर्विसेज के प्राइस के ऊपर। समझा? इसके दो टाइप, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? इनकम एंड वेल्थ के ऊपर चार्ज होने वाला टैक्स। ओके, यहाँ पे इंसिडेंस इंपैक्ट कितने लोगों के ऊपर होगा? क्लियर है एवरीवन? एवरीबॉडी, क्या आप सब लोग मेरी एक्टिंग को पहचानते हो ना? ऑलमोस्ट सारे ही पुराने दिख रहे हैं मुझे, कुछ ही लोग नए रहेंगे। जो नए हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं वही हूँ। प्लीज मेरे एक्टिंग के ऊपर जाना मत, कंसेप्ट के ऊपर रहना। सो इंसिडेंस इंपैक्ट कितने लोगों के ऊपर? क्लियर एवरीबॉडी? वेरी गुड। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितने लोगों के ऊपर होता है गेस? दो। वहां पर गुड्स और सर्विस के प्राइस के ऊपर लगने वाला है वो। समझ में आ गया ना सबको? गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के ऊपर लगने वाला टैक्स कौन से नाम से जाना जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे इंसिडेंस इंपैक्ट कितने लोगों के ऊपर होने वाला है? सचमुच में दो। समझ में आ गया? एक बायर और एक सेलर। ओके, इंसिडेंस हमारे लिए क्या है? वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल होना। इम्पैक्ट जो बायर है उसके जेब के ऊपर, भरने वाला सेलर है, टैक्स भरने वाला गवर्नमेंट को देने वाला सेलर है, बट जिसके जेब में से जाएगा वो बायर है। समझ में आया सब लोगों को? ये दोनों लोग जहां पे अलग अलग हो जाएंगे वहां पे आईडीटी वर्क करने वाला है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, उसके बाद देखिएगा हमने क्या क्या देखा था। देखिएगा, व्हाई टैक्सेस लिवाइड। ओके, बेसिक बेसिक अपने छोटे 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 क्वेश्चन थे। टैक्सेस क्यों चार्ज किए जाते हैं? लिवाइड मतलब क्या होता है किस, या फिर लेवी मतलब क्या? चार्ज। चार्ज क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई हमारे लिए, हमने जिन्हें चुन के दिया है, वो लोग हमारे लिए कुछ काम कर पाए तो उनके लिए पैसा भी तो चाहिए, तो हम ही उन्हें पैसा दे रहे हैं टैक्स के स्वरूप में। तो ये एजुकेशन सिस्टम्स या फिर आपका हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर वे में चलाने के लिए हमसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो ये रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, डैम्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, उसके बाद यहाँ पे काम करने वाले लोगों का सैलरी। अब डिफेंस, मैं आपको एक बात बताता हूं, आई मे बी रॉन्ग, बट लो प्रोबेबिलिटी है उसकी। आज या फिर कल में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। ईरान, ईरान नाम की एक कंट्री। ठीक है, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा, कि अटैक ईरान के ऊपर हो जाए। वहां पे सारे कंडीशंस वगैरह भी वैसे ही हो चुके हैं अब तक। वहां पे इंटरनेट बंद हो गया है लेटेस्ट में। तो वो 48 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है, अगर चीजें
नॉर्मल रही तो फाइन, अदरवाइज वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा, ये जो ईरान है, इसके जैसे अगर बाकी किसी कंट्री की, चलो सपोज अपने इंडिया, अभी वेनेजुएला का आपने केस स्टडी देखा, यूएस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया वगैरह, अपने को क्यों डर नहीं लग रहा मालूम है गाइस? क्योंकि हम न्यूक्लियर स्टेट, ये वन ऑफ द रीजन है। सेकंड, अपने डिफेंस सर्विसेज फोर्सेस, अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स इतना स्ट्रांग है, उनके इक्विपमेंट इतने स्ट्रांग है, हाई कैलिबर वाले, कि अपने को डर नहीं लग रहा। जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने पाकिस्तान के अंदर जाके गए, वो ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह मार दिए। उन्होंने ड्रोन भेजे, अपने लोग उसके साथ सेल्फी निकाल रहे थे। अरे वो उनकी मिसाइल आनी चाहिए वाला, क्या मेरा वीडियो ठीक चले? क्यों इतना कॉन्फिडेंस है गाइस? क्योंकि हमें मालूम है कि अपना जो रक्षा कवच है वो, अब वो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां पे काम करने वाला साइंटिस्ट का सैलरी, उसका खर्चा, अरे एक एक मिसाइल लाखों लाखों रुपए की रहती, लिटरली 3-3, 4-4 लाख की बेसिक मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल तो करोड़ों में जाती। अब जब हम ये सिनारियो डन करते, इतना सारा पैसा कहां से? हम ही लोग देते, हमारी ही सुरक्षा के लिए। समझ में आया सब लोगों को, एवरीबॉडी? तो देखिए, हमारे लिए पैसा खर्च करने के लिए उनको पैसा चाहिए, इसलिए दे आर कलेक्टिंग टैक्सेस। नेक्स्ट, अब मुझे बताना है आप सब लोगों ने, हमने पहले ही देख लिया है सेकेंड लेक्चर में, सर कहां पे लिखा है कि तुम टैक्स वसूल कर सकते हैं? कोई कोई एक आधा नॉनसेंस बंदा आ गया, हाय हाय गवर्नमेंट, तो फिर आप क्या करने का? बोले इनको किसने अधिकार दिया हमसे टैक्स के स्वरूप में पैसे वसूल करने का? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में किधर लिखा है? 246। कैसे लर्न किया था हमने? 2 का टेबल था, 2 2 जा 4, 3 जा 6, उसके तुरंत बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 7, शेड्यूल 7। उसमें कितने लिस्ट थे? पहला कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा? एक्सेलेंट। उसमें से अपने को कौन सा इंपॉर्टेंट है गाइस? यूनियन लिस्ट। उसमें कौन से एंट्री थी? 82। उसमें क्या लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपने इनकम के ऊपर टैक्स लगा सके और वसूल भी कर सके। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ये तो अपना एड्रेस हो गया। उसके बाद 5 कंपोनेंट्स गए टैक्स के। कौन से 5 चीजों से अपना टैक्स बना है? पहला इनकम टैक्स एक्ट 1960, सेकेंड इनकम टैक्स, अरे एनुअल फाइनेंस है, एनुअल, इसका ईयर नहीं है क्या? अच्छा, हर साल चेंज होता? अच्छा, अमेंड बजट में होता है क्या? अच्छा, थर्ड इनकम टैक्स रूल्स 1962। अच्छा, मतलब 1961 के एक साल तुरंत बाद आया है क्या? ठीक। नेक्स्ट, थर्ड सर्कुलर नोटिफिकेशन, एंड फिफ्थ लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। तो पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, उल्टा पुल्टा 180 डिग्री में कैसे भी देखो आपका लर्न हो गया हो, बराबर है। ईयर लागू कब हुआ? नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 1962 में। 298 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स थे, उसमें सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, प्रोविजो। प्रोविजो मतलब क्या? एक्सेप्शनल वाला पार्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? कोई भी प्रोविजन से रिगार्डिंग एडिशनल कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? उसके बाद हमने देखा था गाइस एनुअल फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर दोनों हाउसेस में गाइस प्रेजेंट किए करेंगे, बराबर है। बिल, एनुअल फाइनेंस बिल रहेगा, वो दोनों हाउसेस से पास करने के बाद राष्ट्रपति जी के जैसे साइन उसके ऊपर हो गया, वो बन जाएगा एक्ट, और वो लागू हो जाएगा हर साल, या हर साल अमेंड होता है, ठीक है। ओके, उसमें 4 हिस्से अपने को, उसमें फर्स्ट शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके 4 हिस्से। पहला रेट ऑफ टैक्सेस, सेकंड उसमें गए टीडीएस, थर्ड उसमें एडवांस टैक्स, एंड फोर्थ एग्रीकल्चरल इनकम, उसके ऊपर क्या करने का क्या नहीं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962। सो ये याद रखिएगा, लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उन्होंने लॉ बनाने के बाद, लॉ बनाने वालों ने लॉ बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने का काम हमेशा एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। क्या? एग्जीक्यूटिव्स। ये एग्जीक्यूटिव हमारे लिए डीटी में कौन है? सीबीडीटी। कौन है गाइस? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये याद रहेगा सब लोगों को, एवरीवन, ये बहुत क्रूशल है हमारे लिए। सीबीडीटी आगे भी आने वाला है, और आईडीटी में सीबीईसी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है क्या नहीं आईडीटी में देख लेंगे। उसका सीबीआईसी अभी नाम है। सो अभी सीबीडीटी को एम्पावर किया गया रूल बनाने के लिए। रूल काय के लिए? तो ये रूल्स, कोई भी लॉ जो बना है उसको इंप्लीमेंट करते टाइम मल्टीपल रूल्स इवॉल्व करने पड़े।
वो सारे इकट्ठा करके 1962 में गाइस ये अपना इनकम टैक्स रूल्स ये बन गया है। क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है यहां तक? ओके, नेक्स्ट सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। तो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में गाइस जस्ट अ सेकंड, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में आप सब लोगों को मालूम है कि सर्कुलर्स मतलब क्या। तो कोई भी चीज गाइस जिससे रिगार्डिंग डाउट है, हमने प्रोविजन वगैरह पढ़ लिया यार, इसका मतलब तो तीन चार निकल रहे हैं, वो तीन चार मतलब में से सही मतलब कौन सा, ये आपको जब डिक्लेयर करना रहता है तो वहां पे आएगा गाइस सर्कुलर। समझ में आ गया? एक्चुअली उसका इंटरप्रिटेशन क्या है ये बताने के लिए क्या आएगा गाइस? सर्कुलर। वैसे ही नोटिफिकेशन कोई भी पार्ट है जो अब तक लागू नहीं हुआ, लागू कब से होगा ये बताने के लिए गाइस नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे भी उसके मल्टीपल चीजें, मल्टीपल इस्तेमाल भी है। नेक्स्ट, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। तो आप सब लोगों को मालूम है कि कोर्ट का डिसीजन केस लॉ के जरिए से अपने को मालूम है। क्लियर है ना एवरीवन? तो केस लॉज, जब भी कभी कोई भी केस, जैसे मैंने वोडाफोन का केस आपको बताया था, तो वो केस लॉ बन गया, कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया तो वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगा। ये हमने 5 कंपोनेंट देख लिए थे। उसके बाद लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज टैक्स levied on total income of the previous year of every person। हमारे लिए असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, हमारे लिए हमेशा कौन सा ईयर इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस? प्रीवियस ईयर। ए वाई और पी वाई, ये दो चीजें याद रखना है अपने को। कौन सी? ए वाई और पी वाई। प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है क्योंकि उसी का डेटा है। कोई बता पाएगा ए वाई और पी वाई? उसमें मैं पी वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई ऐसे क्यों बोल रहा हूं? इस बार प्लीज, ए वाई में क्यों नहीं कर सकते? हाँ सर, ए वाई तो अब तक कंप्लीट नहीं, जिस साल में हम असेसमेंट कर रहे हैं वो साल भी कंप्लीट नहीं है, तो हम एनुअल इनकम निकाले कैसे जब एनम ही कंप्लीट नहीं है? तो जो साल कंप्लीट है उसका इनकम अपन निकाल सकते हैं ना। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर भी याद है ना आप सब लोगों को? तो मैं एक एग्जांपल आपको पूछ रहा हूं एवरीबॉडी, मुझे प्लीज बताइएगा कि अगर 1920 ये अगर मेरा ईयर है, ए वाई, तो प्लीज मुझे पी वाई बताइएगा। 1890। क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? अगर मेरा पी वाई 2526 है तो मेरा ए वाई क्या? मतलब ये ए वाई हमेशा नेक्स्ट वाला आएगा, पी वाई प्रीसीडिंग मतलब पिछला वाला आएगा क्या? ठीक। हमारे लिए पी वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस साल में हम टैक्स लाइबिलिटी ढूंढेंगे या फिर इनकम ढूंढेंगे वो अपना ए वाई रहने वाला है। ये पी वाई ढूंढना बहुत क्रूशियल चीज रहने वाली है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां तक तो सब कुछ फाइन है। उसके बाद हमने पर्सन का डेफिनेशन, तो वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो आने ही वाला है। बट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 13 स्टेप्स थे जो हमने लर्न किए थे। ओके, 13 स्टेप्स एवरीबॉडी। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। याद रहा सबको एवरीवन? अगर मैंने संडे को टेस्ट ले लिया तो क्या मालूम ये क्वेश्चन भी आ सकता ना, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है ना एवरीबॉडी। तो अपने को याद है पूरा का पूरा, इसलिए अपने को टेंशन नहीं। जैसे ही मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढ लिया, सेकेंड स्टेप मेरा क्या आ जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? ओके, उसके बाद कॉम्प्यूटेशन, वो जो पांच, कितने हेड है भाई? पांच। कौन से रे? एक तो मैं जॉब से पैसा कमा रहा हूं, सैलरी। सेकंड, रेंट से मतलब हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, बिजनेस या फिर प्रोफेशन थ्रू, तो पीजीबीपी। नेक्स्ट, कैपिटल एसेट बेच रहा हूं तो कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, जो नए आए हैं टेंशन लेने का नहीं, ये 2 दिन आने के बाद ही आंसर देके स्टाइल मार रहे हैं। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक वाला टॉपिक है। इट इज अप टू मी, कैसा होगा क्या होगा, मेरे को आएगा क्या, ये टेंशन आपका काम नहीं है। देखिएगा, स्टेप नंबर 3 अपना हो गया, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। स्टेप नंबर 4 क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम। बराबर है एवरीबॉडी? क्लबिंग मतलब क्या होता है?
एडिशन। किसी और के नाम पे अगर मैंने इनकम बता दिया तो वो मेरे अकाउंट में वापस एड बैक हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लबिंग। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम। क्लियर है ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम। उसके बाद GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम क्या लेस करेंगे गाइस, डिडक्शन। तो क्या आ जाएगा, NTI। तो जिस टाइम हम ये यहां तक का पूरा जर्नी देख लेते हैं तो ये आपके सामने फ्लो चार्ट है टोटल इनकम निकालने का। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्टेप नंबर 1। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, तो कैसे 5 हेड में, सैलरी, HP, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। क्लियर एवरीबॉडी, एवरीवन। नेक्स्ट, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ओके, मतलब क्या, इन सब का हमने टोटल कर लिया, कॉम्प्यूटेशन कर लिया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्लबिंग ऑफ प्रोविजन, क्लबिंग के प्रोविजन का अप्लाई कर दिया। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, फिर आया GTI, उसमें से डिडक्शन लेस तो आया NTI। नेट टोटल इनकम को टोटल इनकम भी कहा जा सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद स्टेप नंबर 9 आ गई, ये 8 स्टेप में हमने इनकम फाइंड आउट किया। जब तक हम इनकम फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम टैक्स नहीं लगा पाएंगे। मेरा इतना इनकम है तो टैक्स बोलिए, आप बोल पाएंगे, बट भाई वो इनकम कहां से आया, वो तो कंप्यूट करना पड़ेगा, उसके ये 8 स्टेप। समझ में आया सबको एवरीबॉडी। नेक्स्ट, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, 9th नंबर की स्टेप, एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट्स। वो पीछे वाला चार्ट, दोस्त लाइट लगा बोला के सारे, ओके, वो पीछे वाला अपना पूरा का पूरा चार्ट गई जिसमें टैक्स रेट्स दिए गए, वो अप्लाई करो और टैक्स लाइबिलिटी निकालो। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, सरचार्ज या फिर रिबेट। गाइस ये दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं क्या, कौन सा फायदा है और कौन सा नुकसान है, सरचार्ज हमेशा और रिबेट हमेशा टैक्स के ऊपर टैक्स है, सरचार्ज। वैसे ही नेक्स्ट आने वाला जो सेज कितना परसेंट रहता है, ये हमेशा शास्त्र असते 4%, याद रहेगा ना सब लोग। ओके, ये 4% अपने लिए सेज है, ये ऐड होगा कि लेस, ऐड। लेस वाला नेक्स्ट आ रहा, इसलिए पूछा। नेक्स्ट जो आएगा गाइज वो है एडवांस टैक्स या फिर TDS, ये हमेशा क्या होगा, लेस होगा। समझ में आया एवरीवन। उसके बाद अगर अमाउंट पॉजिटिव में आई तो वो टैक्स पेएबल है, और अगर निगेटिव आई तो टैक्स रिफंडेबल। ये हो गए अपने 13 स्टेप्स। ओके, हमने यहां तक का पूरा पार्ट देख लिया है। ये 13 स्टेप्स मतलब ही हमारे लिए पूरा DT है। इसी को इलेबोरेट करके अपना सिलेबस बनने वाला वास्ट सब्जेक्ट है गाइस। प्लीज रिमेंबर, डे 1 को ही बता रहा हूं, रिकॉर्डेड है। जितना भी मैं बोल रहा हूं, जितना भी मैं आपसे रटा रहा हूं, DT की एक खासियत है, अगर आपने हाँ हो गया, अच्छा सिखा रहा हो, लर्न हो गया, अब कोई टेंशन नहीं, टेंशन लो। एग्जाम से पहले अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा रेगुलर बेसिस पे तो एग्जाम से पहले ब्लैंक होने की संभावना होती है। टैक्स की एक खासियत है, जब भी कभी मैं भी सिखाता हूँ, अभी मुझे 13-14 साल हो गए गाइस, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ मुझे ऑलमोस्ट सारी ये चीजें लर्न बाय हार्ट लर्न हो गई है, और ये मेरे इंटर का मैंने बनाया हुआ बहुत सारा कंटेंट है, और उसको मैं इवॉल्व करते जाता हूँ हर अटेम्प्ट। ठीक है, अभी लास्ट अटेम्प्ट जो कोई भी मेरे से पढ़ा होगा उसको इस अटेम्प्ट में इस बुक में भी बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। ठीक है एवरीवन, तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, हर बार मेरा कुछ ना कुछ तो भी इवॉल्व, एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज भी मैं सिखाने से पहले रिवाइज करता हूं DT। इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। आप देखिएगा, हमने परसों सीखा था 13 स्टेप्स, अपने 4 से 5 बार रटे थे, बट आज जिस टाइम हम पढ़े उस टाइम 2 से 3 स्टेप अपने को ही रिकॉल करने पड़े। यार लर्न तो हुआ था यार, क्या था, अरे हाँ ये स्टेप था। समझ में आया सब लोगों को एवरीवन। उसके बाद हमने डे 1 को जो देखा था वो था डिफरेंस बिटवीन, तो DT IDT, इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के ऊपर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स, इंसिडेंस इंपैक्ट 1% के ऊपर, DT है ये, DT या IDT है। इंसिडेंस इंपैक्ट 1% के ऊपर, इंसिडेंस इंपैक्ट 2 अलग अलग लोग। यहाँ पे प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर मतलब क्या, जितना इनकम बढ़ा सर उतना टैक्स बढ़ा, बराबर है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या, नहीं, ये इंडिविजुअल के ऊपर इंपैक्ट करेगा। इससे इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बराबर है।
डायरेक्ट टैक्स विल पिंच यू, चुभता है ये, क्यों? क्योंकि सर तुम्हारे को पूरा पैसा देके तुम्हारे जेब में से ले रहा ना, और उसका डायरेक्टली बेनिफिट तुमको तुरंत नहीं मिलता, कुछ टाइम के बाद मिलने वाला, या फिर अपने को दिखता वो कुछ समय बाद। उसके बाद इधर अगर हमने देख लिया तो इनडायरेक्ट टैक्स में इट विल नॉट पिंच यू, ये आपके जेब में से चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत है, अपने को लग रहा कि अरे वो घड़ी है 1600 की, बट एक्चुअल में है था क्या वैसे? बिल्कुल भी नहीं। वो 1600 में 600 रुपया टैक्स और 1000 की घड़ी थी, ऐसा कुछ। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स, और अगर आईडीटी का एग्जाम्पल देखा जाए तो जीएसटी एंड कस्टम्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ये था अपना 2 दिन का कंटेंट, रिवाइज हो गया। अब आज हम बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट देखने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा बार पूछा है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। ओके, 2 मिनट का समय दूंगा गाइस, पहले रीड करना, एनालाइज करना, मैं तुरंत एक्सप्लेन करूंगा हर एक पॉइंट का। वैसे ही पहले ये है क्या मैं आपको बता देता हूं। आपको मालूम है कि प्लानिंग ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बट खाली प्लान करके कुछ नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करना इसे मैनेजमेंट कहते हैं, है ना? प्लानिंग में और भी तो फंक्शंस है ना। तो टैक्स प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। तो ये दोनों है ना, आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह पे गाइस थोड़ा थोड़ा सिमिलर सिमिलर दिखते जाएंगे, बट खाली ये प्लानिंग है और ये एग्जीक्यूशन है, इसलिए डिफरेंस बिटवीन में देखते टाइम उन दोनों को कोरिलेट कर लेना। टैक्स प्लानिंग मतलब क्या? भाई मैंने पूरा का पूरा टैक्स सीख लिया, क्या क्या इसमें प्रोविजन है सब कुछ देख लिए। अब एक्चुअल सिनारियो में मुझे करना क्या है, मेरे क्लाइंट को मैं क्या सजेस्ट करूं, किस हिसाब से वो काम करेगा, ये सब कुछ टैक्स प्लानिंग में आएगा। जब हम उस क्लाइंट को बता देंगे या फिर हम हमारा खुद का टैक्स प्लानिंग कर लेंगे और उसको इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, वो टैक्स मैनेजमेंट है। टैक्स अवॉइडेंस मतलब क्या मालूम है क्या? कोई भी लॉ है ना, उस लॉ में एक चीज होती है, वो होता है लूप होल। लूप होल मतलब क्या? उसके ड्राफ्टिंग में कुछ तो भी फॉल्ट है या फिर कुछ तो गड़बड़ है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। समझ में आया एवरीवन? जैसे मैंने नीचे लिख दिया अपने क्लास के नीचे कि प्लीज आपके जूते यहाँ पे उतार के रखिए, तो तुम चप्पल पहन के आ गए, है ना? मैंने जब आपको पूछा कि अरे नीचे आपने पढ़ा नहीं क्या, बोले पढ़ा। क्या लिखा है? जूते उतार के आइए। तो फिर मैं तो चप्पल पहन के आया। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? दिस इज बेंडिंग द लॉ। लॉ जो कुछ भी है गाइस उसको बेंड करना, ये होता है टैक्स अवॉइड करना। लॉ में जो कुछ भी खामियां है उसका फायदा उठा के टैक्स ना भरना, ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन मतलब तो गाइस डायरेक्टली टैक्स की चोरी, इवेड करना ही चोरी करना। समझ में आया? जो कुछ भी लॉ बताए तोड़ ही देना। लास्ट, टैक्स मैनेजमेंट। सो पॉइंट नंबर 1 रीड करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, तुरंत आई विल एक्सप्लेन। ओके, बी क्विक। और जब भी कभी गाइस आंसर लिखेंगे, अगर डिफरेंस बिटवीन कभी भी आया आपको, तो प्लीज पहला भूलना नहीं, पॉइंट, और फिर उसी का एक्सप्लेनेशन। समझ में आया एवरीबॉडी? जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है तो प्रॉपर डेफिनेशन ही होना चाहिए। क्लियर है? चलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ रहे हैं ना वो अपने को समझ में भी आ रहा है कि ये भी खुद को पूछते रहना है, ठीक है? नहीं तो एंड के वर्ड तक पहुंचने के बाद वापस उसी सेंटेंस को पहले वर्ड से स्टार्ट कर देते अब।
इंटरप्रीट करने का ट्राई करो। डीटी के प्रैक्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस उसका थियरी है। जिसका थियरी लर्न उसका प्रैक्टिकल हो जाता। फर्स्ट पॉइंट हो गया रीड करके सबका। लेट्स सी नाउ। It is a way to reduce tax liability by taking full advantage of the provisions provided by the Act through various exemptions, reductions, rebate and relief. Okay? टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करना है, मतलब मुझे टैक्स कम भरना है, तो मैं कैसे कम भरूं? तो पूरा का पूरा एक्ट रीड करके उस हिसाब से प्लान करना, टैक्स प्लानिंग है। अवॉइडेंस मतलब क्या? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज एन एक्सरसाइज बाय विच द असेसी लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स। लूप होल मतलब क्या? खाच खड़गे। समझ में आ गया क्या? उसमें का ऐसा कोई तो भी चीज जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, तो ये लूप होल्स इन द एक्ट। नेक्स्ट, it is an illegal way to reduce tax liability by deliberately suppressing income or sales by increasing expenses etc., which result in the reduction of the total income of the assessee। अब मुझे बताओ, इनकम टैक्स है राइट, प्रोग्रेसिव नेचर है क्या रे? मतलब मेरा जितना ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा टैक्स मुझे भरना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया कि मेरा जितना भी इनकम है ना वही कम बताया, तो क्या फर्क गिरेगा? टैक्स कम लगेगा, या फिर बैलेंस शीट तो आपने बनाया होगा। हाँ गुड। तो मैंने अगर मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा बता दिए तो क्या फर्क गिरता है? प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मैं मेरे एक्सपेंडिचर एक तो ज्यादा बता रहा हूं, नहीं तो मैं मेरा इनकम ही कम बता रहा हूं, दोनों से भी मैं मेरा टैक्स ही कम कर रहा हूं ना, इलीगल वे में। तो रिमेंबर दैट वो मेरे लिए टैक्स इवेड की कैटेगरी में आ जाएगा, टैक्स इवेजन। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट, टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट मतलब क्या? इट इज अ प्रोसीजर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। जो कुछ भी लॉ में प्रोविजंस दिए वो सारे के सारे फॉलो करो, वो हमारे लिए इस कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कंफर्म सबको समझा पहला पॉइंट? तो ये क्या है? जितने भी टैक्स के प्रोविजन है उसको स्टडी करो, फ्यूचर में क्या करना है डिसाइड करो। ये क्या है? लूप होल्स का फायदा। ये क्या है? डायरेक्टली प्रॉफिट सेल कम बताना, नहीं तो एक्सपेंडिचर ज्यादा बताना, टैक्स की चोरी। और वो क्या है? प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट वाला पॉइंट गेस, फीचर। टैक्स प्लानिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ विद इन द मॉरल फ्रेमवर्क। मॉरल क्या होता है गाइस? मॉरल वैल्यूज बोलते हैं ना अपन। एवरीवन, अभी मैंने अगर आपको बोला है कि प्लीज चप्पल नीचे उतारिए, तो उसमें क्या दिमाग में रहेगा मेरे कि भाई हम इसे विद्या का मंदिर बोलते हैं। जब हम यहाँ पे आके बैठेंगे तो सबको क्लीन लगना चाहिए। किसी के भी अगर जूतों को कीचड़ लगा है, कुछ लगा है और वो ऐसा आ गया तो वो उसकी निशानी छोड़ते आ रहा। बराबर है एवरीबॉडी? और वो वैसे ही फिर उसी गंदगी में जब तक वो साफ नहीं होती तब तक वैसे ही, दैट इज नॉट डन। इसलिए चप्पल बाहर ही उतार के आओ। बराबर है? इससे क्लीनलीनेस और अपने को भी एक बिलोंगिंगनेस फील होता। ये मेरा मोटिव है। अब जब ये है मॉरल उसका, मैंने वहां पे लिखा है कि प्लीज चप्पल उतार के आओ और आप शूज पहन के आ गए, आपने क्या किया गाइस? मॉरल को तोड़ दिया। तो लिटरली टैक्स प्लानिंग डिपेंडेंट है गाइस, क्या किसके ऊपर वो फोकस करता है? तो मॉरल फ्रेमवर्क के ऊपर। क्यों टैक्स में ऐसा क्यों बताया गया? अब कल किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि सर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स क्यों नहीं है? किसने पूछा था? आई थिंक आपने पूछा था। वो एग्रीकल्चरल इनकम पूरा टॉपिक है भाई अपने को, उसमें पूरा वही है। बट देखिए ना, इसको वो डाउट गिरा कि सर क्यों ऐसा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर क्या है ऐसा? समझ में आया एवरीवन? तो क्यों का आंसर अपन देखेंगे, बट रिमेंबर दैट मॉरल फ्रेमवर्क लिखा क्या है लॉ में, उसका मॉरल क्या था, क्यों ये आया था। पॉइंट नंबर वन, इसके ऊपर फोकस करने वाला टैक्स प्लानिंग है। सेकेंड, टैक्स अवॉइडेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट एंड मॉरल फ्रेमवर्क। ट्रैफिक पुलिस ने कंपल्सन किया हेलमेट सख्ती, कि आपको हेलमेट पहन के ही घूमना है हर जगह पे। क्यों? क्योंकि भाई रिस्क है, अगर आप गिर वगैरह गए, सिर को लगा, तो आपको कुछ रियलाइज हो सकता है कि मतलब इंजुरी वगैरह हुई है, ऐसा कुछ तो ना हो। इसलिए हम क्या करते गए? हेलमेट सख्ती। तो हुआ ये कि जब आप गाड़ी से जा रहे थे, क्योंकि आपके पास सबके पास लाइसेंस है, बराबर है, तो एटलीस्ट
मैक्सिमम हम दो ही लोगों को बिठाते, बराबर है। तो दो दो लोग बिठा के हम जब गाड़ी टू व्हीलर से जा रहे थे, तो सामने ट्रैफिक पुलिस दिखाई दिए। अब जब पुलिस मामा दिखे, हमने पहले ही गाड़ी रोक दी, दो छोड़ के बाकी दोस्त उतरे। ये तो ठीक है। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं देखो ना, अगर ट्रिपल सीट जा रहे हैं हम, तो तीसरा उतरता, वो सिग्नल क्रॉस करके उधर जाता, फिर हम हमारी गाड़ी सामने लेते, फिर वो बैठता। दिस इज बेंडिंग द लॉ। आप खाली ट्रैफिक, आप ब्रेक ही कर रहे हो उसको, बट ट्रैफिक पुलिस के सामने आप खाली लॉ फॉलो कर रहे हो, बता रहे हो। अच्छा, उन्होंने अगर हेलमेट शक्ति बता दी और आपको मालूम है कि आपने हेलमेट कैरी नहीं किया है, तो अब क्या होगा? आपको मालूम कि गए 500, गए 1000। तो उस शाणे ने क्या किया, वो गाड़ी पे से उतरा, जैसे ट्रैफिक पुलिस दिखाई दिए, उसने गाड़ी ढकेलना चालू की। वो गई ट्रैफिक पुलिस के सामने से गाड़ी ढकेलते ढकेल, अब गाड़ी ढकेलते टाइम हेलमेट पहनना इज नॉट कंपल्सरी। जैसे ही एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो गया गाड़ी ढकेलते ढकेलते, बस गाड़ी स्टार्ट, आगे। ट्रैफिक पुलिस पकड़ पाएगी आपको? क्यों नहीं पकड़ पाएगी? क्योंकि आपने किधर लॉ ब्रेक किया, आपकी गाड़ी बंद गिर गई थी। अब हेलमेट पहन के अगर आप गाड़ी ढकल रहे हो, तो वो तो मतलब यूनिक ही है। समझ में आया सब लोगों को ये कैसा सिनारियो है पूरा का पूरा? ये है बेंडिंग द लॉ। क्या बोलते हैं इसे? लॉ को बेंड करना। ये होता है टैक्स अवॉइडेंस में। टैक्स अवॉइडेंस। इवेजन मतलब क्या? ये तो चोरी है भाई। टैक्स इवेजन इज इलीगल बोथ इन स्क्रिप्ट एंड प्रैक्टिस। लिखा हुआ भी गलत, स्क्रिप्ट मतलब क्या, जो आप कर रहे हो वो भी गलत, सब कुछ मॉरल वॉरल सब कुछ नहीं। चोरी काय की मॉरल की? चोरी इज ऑलवेज गलत, चाहे कोई भी कैसे भी किसी भी पर्पज के लिए। इट इज द इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है गाइस, उन्होंने जो कुछ भी प्रोविजंस पढ़े उसको एग्जीक्यूट करना इज टैक्स मैनेजमेंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? पक्का सब लोगों को? पक्का? क्या है पहले इसमें? मॉरल फ्रेमवर्क को पकड़ के रखने वाला टैक्स प्लानिंग। ये क्या है? बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। ये क्या है? डायरेक्टली ब्रेकिंग द लॉ। और ये क्या है गाइस? एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है, जो कोई भी लॉ है उसको एग्जीक्यूट करना ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट करता। और इधर अपना बहुत सारे बच्चों का रिक्रूटमेंट होता है, बोला क्या, सीएमएस का, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, टैक्सेशन, ये अपने सबसे कोर एरियाज है जिधर हम लोग रिक्रूट होते हैं। इसीलिए ध्यान से पढ़ना। ओके, आगे। ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग स्क्रिप्चर एंड मॉरल लॉ। सो स्क्रिप्चरल मतलब क्या? जो लिखा हुआ है, जो कोई भी लॉ लिखा हुआ है उसको अप्लाई करना और टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करना। तुम्हें टैक्स ज्यादा देना है क्या रे? कम देना है ना? बट यार जो लॉ में लिखा है उसको ही इस्तेमाल करके। अब देखिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सी कितने लोगों को क्लिक होता है। हमने 13 स्टेप्स लर्न किए क्या? उसमें स्टेप नंबर 7 क्या था? ऐसा मत पूछो यार सर, 1 2 तक से डिडक्शन था एवरीबॉडी। वो डिडक्शंस अपने को अगर मालूम है, तो हम ग्रॉस में से डिडक्शन डिडक्शन लेस करना है। वो अगर हमें मालूम है प्रॉपर, तो हम हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कम करा के नेट टोटल इनकम तक आ सकते हैं कि नहीं? ये क्या होगा? अगर हमें मालूम है लॉ, तो हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? पहला टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी टू अ मिनिमम बाय अप्लाइंग द स्क्रिप्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे मॉरल वगैरह कुछ नहीं, खाली स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब क्या? जो लिखा है। तूने क्या लिखा था? चप्पल उतार के आ। शूज है क्या? नहीं। खाली स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान ध्यान दिया तुमने, तो वो है गाइस टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन में क्या है? टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग अनफेयर मींस। इधर कुछ नहीं, साम दाम दंड भेद, हट। हम टैक्स की चोरी करके रहेंगे। कैश के व्यवहार होते क्या? कैश। अब देखो, कैसे लोग मुस्कुराते हैं अपने क्लास में भी। अगर आपने रिसेंटली कोई फ्लैट, कोई जमीन, ठीक है, इसका अगर व्यवहार देखा होगा, तो वो क्या बोलता कि सर वैसे 80 लाख की है, 50 बैंक थ्रू दो और 30 कैश दो। क्यों?
उसके घर में कैश की कमी है। कम देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नोट चल रहे गवर्नमेंट के। फिर पैसा दिखा है कि बस 50 लाख में ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड 50 लाख। एवरीवन, सपोज ऐसा है कि मैंने रोहित को 1,000 रुपया अभी कैश दिया। नहीं है मेरे पास, बट ठीक है। मतलब कैश नहीं, अब क्या करूं? 1,000 रुपया मैंने इसको निकाल के दिया, गवर्नमेंट के पास इसका ट्रेस क्या है guys? मैंने इसे 1,000 रुपये दिया, इसका ट्रेस गवर्नमेंट के पास क्या है? अब ये फालतूगिरी करने का नहीं, इधर सीसीटीवी है, तेरा ऑनलाइन जूम पे रिकॉर्ड हो रहा है उसका है। क्या लगता है वो क्या, या इतना अब तक डेवलप नहीं हुआ कि कैश ट्रांजेक्शन सीसीटीवी थ्रू गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन भेजे? कितना हुआ वो भी नहीं समझेगा। बताए मुझे, गवर्नमेंट के पास ट्रेस क्या है इसका? कुछ नहीं, इसलिए कैश ट्रांजेक्शन का ट्रेस नहीं मिलता। बट सेकेंड बात, अगर मैंने बैंक थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके इसे पैसा भेजा तो रे, बैंक के पास रिकॉर्ड है, आरबीआई के पास तुरंत जा सकता, गवर्नमेंट के पास तुरंत जा सकता। आपने तो किए थे ना वो बैंक अकाउंट को पैन लिंक, पैन को आधार लिंक, याद आया क्या? तो तुम्हारा एक आधार कार्ड का एक फिंगरप्रिंट भी मिला उनको, तो फिंगरप्रिंट से आधार नंबर, आधार से पैन, पैन किस किस बैंक में लिंक थे वो, आपके बैंक के ट्रांजेक्शन, तुरंत ट्रेसेबिलिटी है। कैश ट्रांजेक्शन ट्रेस नहीं होता, इसलिए तो ये सारा खेल चल रहा है। अब 2,000 के नोट मिल रहे क्या तुमको? मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना बन गया? 500। वो 500 अगर निकल गया तो कितना हो जाएगा? वो जिस दिन आ जाएगा उस दिन बहुत ही मजा आने वाली। और एक्चुअली देखो, हम सब लोग गाइस मिडिल क्लास, लोअर या फिर अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं मोस्टली। कोई एक आधा अनफॉर्चुनेट रहेगा जो पुअर क्लास से बिलोंग करता होगा, कोई एक्सेप्शनल होगा जो रिच क्लास से बिलोंग करता होगा। बट हम सब लोगों को, अगर हमारे जेब में कैश नहीं है तो कुछ फर्क नहीं गिर रहा आज, क्योंकि हम ऑनेस्ट से पैसा कमा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ऑनेस्ट है। तो जिस टाइम हम कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं, हमारे जेब में पैसा नहीं है, क्यूआर कोड थ्रू 2 मिनट में हमारा बैंक ट्रांजेक्शन ट्रेस करके करेंगे क्या? हो अकाउंट में 350, उसमें से 50,000 40 आ रहा है, ये क्या हमारे ट्रांजेक्शन? तो अपने को कुछ फर्क नहीं गिरता। बट जो कोई भी बड़े लोग है ना, जिनके ऐसे कैश में व्यवहार वगैरह होते रहते हैं, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। समझा? इवन तो आज भी आप करप्ट लोगों के ऊपर अगर रेड गिर गया तो आप देखेंगे कि 500 के बंडल, बराबर है। अगर 500 के नोट हट गए ना तो उनके बंडल क्या काम के? तुम ऐसा ले लेके बैंक में जाके भर नहीं सकते कि एक्सचेंज करा के दो। बैंक में जाके भरा तो गवर्नमेंट को पता चल गया ना कि तुम्हारे पास कैश है, फिर आया कहां से, फिर सोर्स बता। सोर्स नहीं बता पा रहा तो चोरी है, सोर्स बता दिया तो वो तो करप्शन था, अदरवाइज तो चुराता ही नहीं। ब्लैक मनी क्या होता है मालूम है क्या आपको? ये सिंपल, जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा है। अब तुम बोले कि मतलब सर, मैं अगर किसी का मर्डर का सुपारी लिया और उसके ऊपर टैक्स भर दिया तो व्हाइट मनी है? हाँ, बट एडो तुमको सोर्स बताना पड़ेगा ना। तुम गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते 30% तेरा, पूछने का निकास है। नहीं होता ऐसा, आपको सोर्स बताना पड़ेगा ना। इसलिए तो फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी 22,513 रुपए तनख्वाह होती है और इनके 3-3 4-4 करोड़ के प्लॉट्स होते, कहां से आते इतने? 25,000 सैलरी, बंगला बांधा 10 करोड़ का। पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक इतनी खुश हो रही बोले कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी बळजबरी पैसा दे रही मुझे, ले। चोरी, अनफेयर मीन्स। नेक्स्ट, टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ के प्रोविजंस को अप्लाई करो, कंप्लाई करो। कंप्लाई करना मतलब क्या गाइस? उसको अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट, अप्रोच, इट इज फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव। द प्लानिंग इज मेड टुडे टू अवेल द बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। प्लानिंग फ्यूचर की होती है कि पास्ट की होती है? कोई ऐसा महानुभाव है यहाँ पे कि सर पास्ट की हो गई प्लानिंग, अभी देखते हैं आज का? प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होगी, तो ये फ्यूचरिस्टिक है।
आज क्या प्रोविजन आया, जैसे हमने लेटेस्ट में देखा था कि जो लास्ट टाइम का बजट आया उसमें 12 लाख रुपए तक कोई टेंशन नहीं है एसएससी को वगैरह, वो अभी नेक्स्ट टाइम को लागू हो जाएगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ये जब प्रोविजन आए तभी अपना नेक्स्ट इनकम में से क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, ताकि अपने को डिडक्शन मिल पाए, ये सारी चीजें टैक्स प्लानिंग। लॉ क्या है, अब देखो ये नॉर्मल जनरल पब्लिक को आता नहीं, इसलिए हमारे पास काम आता है। उन्होंने अगर ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा पढ़ लिया, उनको वो समझ में आ गया, सिस्टम वैसी बन गई कि उनका टैक्स बच सकता है, तो तुम्हारा कुछ काम नहीं है टैक्स में। हाँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा मेरा काम क्या है अगर वो खुद ही टैक्स का काम कर पाए तो। वो उनको आता नहीं, इस चीज में हम लोग ही एक्सपर्ट होते हैं और अपडेटेड होते हैं, अमेंडेड होते हैं। इसीलिए गाइस ये याद रखना, हमारे पास लोग आएंगे और उन लोगों को हम टैक्स का पैसा बचा के देंगे, अगर बच रहा हूंगा तो। ठीक है, और वो चीज करने के लिए वो हमें फीस देंगे, जिससे हमारा घर चलेगा अगर आप प्रैक्टिस में गए तो। सो ये क्या है गाइस, फ्यूचरिस्टिक व्यू है। इसका व्यू कैसा रहेगा, फ्यूचर इसका, इट इज फ्यूचरिस्टिक बट शॉर्ट टर्म इन नेचर, एज loopholes in the law will be corrected in the future by amendment of the law. सो जैसे ही मैंने आपको कहा क्या कि चप्पल पहन के आना अलाउड नहीं है, आप शूज पहन के आ गए, तो मैंने आपको पूछा तो तुमने बोला वो करेक्ट भी तो था कि सर तुमने कहा पे शूज लिखा, आपने तो खाली चप्पल लिखा है। मैंने बोला फाइन, मैंने नेक्स्ट डे क्या लिख दिया वहां पे, फुटवेयर या फिर पादत्राणे, जो आपको समझेगा। करेक्ट है ना। अब तो आपने जो फायदा उठाया वो शॉर्ट टर्म था कि नहीं, इसलिए गाइस ये फ्यूचरिस्टिक तो है बट शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म है, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता। एक बार तुमने लूप होल का फायदा उठा लिया, वो एक ही बार रहेगा, नेक्स्ट टाइम लॉ अमेंड हो जाता। इधर कुछ नहीं भाई, इट इज कंसर्न विद द पास्ट एंड अप्लाइड आफ्टर द liability of tax has arisen. It is done with a negative approach to avail benefits by breaking the moral of the law. पूरा लॉ तोड़ के guys उसका फायदा उठा के ये चल रहा है, टैक्स अवॉइड करना। समझ में आ गया ना, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को अवॉइड करना इस कैटेगरी में आ जाएगा। पूरा क्या लिखा है क्या नहीं, ये लोग क्या करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी ढूंढ लेते हैं। अब ये लोग कौन है आप समझिए, ये लोग टैक्स लाइबिलिटी ढूंढ लेते और ढूंढने के बाद अपने क्लाइंट को बताते कि मैडम आपका 1 करोड़ का लाइबिलिटी वाला, क्या नींद आ रही है ना, 1 करोड़ की लाइबिलिटी। अरे मतलब ऐसा हो, जो एक्सपर्ट रहेगा वो बोलेगा 1 करोड़ की लाइबिलिटी अगर आपको भरनी है, तो वो रो देता और साहब काहीतरी बघा साहेब थोड़ा तरी काहीतरी। अब मैं, जिसको मालूम है कि लॉ कैसा क्या है, तो मतलब ये देखो, आपको टैक्स तो भरना है, मैं काम कर देता हूँ 50 लाख भरने को लगाता हूँ। समझ में आ गया ना। बट अगर 50 लाख मैंने बचा लिए या फिर मैंने रिफंड मंगवा लिए, तो उस 50 लाख में से आधा आधा, 25 तुम्हारे 25 मेरे। अब जिसका 1 करोड़ जाने वाला है, उसका खर्चा 50 टैक्स के स्वरूप में और 25 मेरा फीस, 75 ही गया ना, एटलीस्ट 25 लाख तो बचा। वो बोलते थे हाँ कर तू क्या करने। तो उस टाइम पे मेरे जैसा बंदा क्या करता है, टैक्स इवेड करता है। और ये मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बोल रहा हूं, अपने सिटी का एक है जिसने ये किया है, लाइसेंस कैंसिल हो गया भाई साहब का, सस्पेंड हो गया। बट कैसा है, उसको कुछ फर्क नहीं गिरता, उसके मतलब जो कोई भी काम है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं रुकने वाला है, ऐसे ही उसका कंडीशन है सब। अपने सिटी का एक प्रोफेशनल है रे, जिसने ये किया हुआ है, पेपर में एकदम ढड़ढड़ित न्यूज थी उसकी, और मोस्टली तुम सब लोग जानते भी होंगे। एनीवेज, तो देखिएगा ये क्या है, ये है टैक्स, ये क्या है गाइस, टैक्स इवेजन। समझा, टैक्स की चोरी कैसे कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस अप्रोच विच इज कंसर्न विद द पास्ट, दैट इज रेक्टिफिकेशन एटसेट्रा, प्रेजेंट फाइलिंग ऑफ रिटर्न एटसेट्रा, एंड फ्यूचर मैनेजमेंट
पास्ट को देखो, करंट में क्या चल रहा है उसको देखो, और फ्यूचर में क्या करना है उसको भी देखो। तीनों अप्रोच गाइस मैनेजमेंट में आ जाएंगे। यहां तक सब लोग मेरे साथ है? एक बार हम फास्ट ट्रैक रिवाइज भी करने वाले हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट क्या क्या है? जनरली अराइज इन द लॉन्ग रन। ये टैक्स प्लानिंग लॉन्ग रन के लिए अपने को काम में आएगा, ये शॉर्ट रन में काम में आएगा, ये किधर इस काम में नहीं आएगा, क्योंकि जनरली बेनिफिट्स डू नॉट अराइज। ये बेनिफिट लग रहा है भला क्या? जिसने चोरी किया उसकी नींद हराम हो जाती, वो डर के रहता हमेशा, जब तक वो निर्लज्ज नहीं है तब तक। सिंपल। सो बट इट कॉस्ट पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। आपके अगेन गाइस केसेस वगैरह फाइल हो सकते हैं, एंड पेनल्टी इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन कैन बी अवॉइडेड। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर हो तो ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती है। नेक्स्ट वाला, ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। इट यूजेस द बेनिफिट्स ऑफ द लॉ। लॉ के जो बेनिफिट है उसका फायदा उठाने का काम ये करेगा प्लानिंग। ये लूपहोल्स का फायदा उठाएगा, ये डायरेक्ट लॉ को तोड़ ही देता है, ओवर रूल ही कर देता है, एंड ये इम्प्लीमेंटेशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? नेक्स्ट, प्रैक्टिस। इट इज टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग, इट इज टैक्स हेजिंग। हेज करना मतलब क्या? लॉस को कम करना, इसके लिए हेजिंग ये वर्ड यूज होता है। तो टैक्स अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो असेसी अपने लिए खुद का लॉस ही समझता ना, तो लॉस कम होना चाहिए, इसलिए ये टैक्स हेजिंग नाम वर्ड किया गया, कॉइन किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट, इट इज टैक्स कंसीलमेंट। कंसील करना इज चोरी करना। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, इट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिन मैनेजमेंट मालूम है ना, ये एडमिनिस्ट्रेट करना है। नेक्स्ट वाला, नीड। इट इज डिजायरेबल। लोगों से एक्सपेक्ट करते लोग, मतलब डिपार्टमेंट के, आप ये लॉ अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें। इट इज अवॉइडेबल। ये अवॉइड है भाई, कि आप लूपहोल्स का इस्तेमाल मत करो, जो मॉरल है उसके साथ स्टिक रहो। इट इज ऑब्जेक्शनेबल। आपके अगेंस्ट डायरेक्ट केसेस ही फाइल होंगे गए तो। नेक्स्ट वहां पे, इट इज अ नेसेसिटी। ये जरूरत है आज की, इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, याद रखना। समझा ना? अपने को इतना 12-15 लाख पे करते रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बंदे ने अगर प्रॉपरली काम किया ना, तो 12-15 लाख का सैलरी में आपने 2-3 करोड़ बचा लेगा। इसको पूरा लॉ मालूम है, प्रॉपरली अगर इंप्लीमेंट किया तो हम जो टैक्स बहुत ज्यादा भर रहे हैं वो अगर कम हो गया ना, 1 करोड़ से भी कम हो गया, तो उसमें से 15 लाख इसकी सैलरी देने का क्या टेंशन है अपने को। और कोई भी अगर आगे जाके लीगल केस वगैरह होती है तो यही है बंदा जिसको प्रोफेशनल नॉलेज है, इसलिए अपने को हायर कर रहे लोग। हम लोग कोई शादीशुदे नहीं है गाइस, ये याद रखिए। बड़े बड़े बिजनेसेस को हैंडल करने वाले सीएमएस है, इसलिए तुमको लॉ बहुत तगड़ा मालूम होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट, मोरालिटी। इट इज मॉरल। ये तो इमोरल है, ये डायरेक्ट इलीगल है, और ये आपकी ड्यूटी है। समझ में आया? तो ये चार जो डिफरेंस है, इसमें से कोई भी रैंडम दो वो बहुत ज्यादा बार पूछ रहा है, इसीलिए मैंने मेरे सिलेबस में इसको डाल दिया। समझ में आ गया एवरीबॉडी? पॉइंट नंबर 1 क्या है भाई? डेफिनेशन, रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। क्या? फुल एडवांटेज ऑफ प्रोविजंस। जो लॉ के प्रोविजन है उसका फुल एडवांटेज लेके हमने ये इंप्लीमेंट करना। सेकेंड वाला क्या है? ये लूपहोल्स का इस्तेमाल करके लेता है लीगली। हम लॉ ब्रेक कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लूपहोल का इस्तेमाल। यहां पे क्या है? हम एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे, या फिर लॉस ज्यादा दिखा रहे, या फिर इनकम या फिर सेल्स कम दिखा रहे, उससे हम हमारा टैक्स लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, डायरेक्ट इलीगल। और यहाँ पे क्या है? प्रोविजंस जो बताए उसे हम कंप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या है? फीचर में, टैक्स प्लानिंग में ये मॉरल फ्रेमवर्क के साथ चलने वाला है। ये क्या है? ये बेंडिंग द लॉ है विदाउट ब्रेकिंग। इधर मॉरल वगैरह कुछ देखा जाता क्या? आजा बात नहीं। नेक्स्ट, ये स्क्रिप्ट वगैरह किसी को गिन रहा नहीं है, डायरेक्टली इलीगल है। और यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन है ऑफ लॉ। ऑब्जेक्ट क्या है? टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करना, स्क्रिप्ट और मॉरल दोनों को साथ में लेके, जो लिखा है और जो मॉरल है उसके पीछे का, दोनों को साथ में लेके चलना प्लानिंग। यहाँ पे क्या है? ये खाली स्क्रिप्ट जो लिखा है उतना इंप्लीमेंट करूंगा मैं, मॉरल वगैरह मेरे को लेन देन नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट अनफेयर मीन्स है, और वहां पे क्या है? लॉ के प्रोविजंस को कंप्लाई करना। वंस अगेन तीनों पॉइंट में वही वही रिपीटेबल है कि मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, अप्रोच में ये फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव है। ये फ्यूचरिस्टिक तो है बट ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि लूप होल एक बार पता चल गया दुरुस्त हो जाता अमेंडमेंट थ्रू। ये कुछ भी नहीं, एकदम निगेटिव है, बकवास है। पास्ट से हम लाइबिलिटी ढूंढ के उसको रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, एकदम गलत। और ये क्या है गाइस? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों अप्रोच मैनेजमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट लॉन्ग रन में होगा, इसमें शॉर्ट रन में होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा, और इसमें कुछ गलत ना हो इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। समझा एवरीबॉडी? नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। ये बेनिफिट देगा गाइस, मतलब जो कोई भी टैक्स के बेनिफिट्स है उसका इस्तेमाल करके टैक्स प्लानिंग,
ये लूपहोल्स का इस्तेमाल करेगा, ये डायरेक्टली लॉ को तोड़ ही देगा और यहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस में ये टैक्स सेविंग है, ये टैक्स को हेज करना मतलब लॉस को कम करना। सो टैक्स को कम करने का प्रैक्टिस है, ये शॉर्ट टर्म में रहेगा। ये टैक्स की चोरी है और ये टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट नीड, डिजायरेबल है, अवॉइडेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है एंड नेसेसिटी है। एंड नेक्स्ट वाला मॉरलिटी में ये मॉरल है, ये इमोरल है, ये इलीगल है और ये ड्यूटी है। ये आखिरी के 5 पॉइंट दिख रहे क्या? आखिरी के 5 पॉइंट ये पहले लर्न करने। समझ में आ गया सब लोगों को? एवरीबॉडी? उसके बाद रिमेनिंग 2। तो ये पूरा पॉइंट सबको समझा? डिफरेंस टैक्स प्लानिंग करके टैक्स मैनेजमेंट तक जाना है आपको। समझ में आया एवरीबॉडी? बट यार एक आधी बड़ी लाइबिलिटी रही, एक आधा कंपनी है जिसका सर्वाइवल सर्वाइवल के ऊपर सारी चीजें आ गई है, उस टाइम करने का क्या? तो बहुत बड़े बड़े जो लॉ के प्रैक्टिशनर लोग हैं गाइस, उन्होंने भी ये टैक्स अवॉइडेंस की कैटेगरी में खुद को पाया है कि लिखा क्या है उसका अपने हिसाब से क्या मतलब है वो मतलब निकालो और फायदा उठा लो। बहुत बड़े बड़े, क्योंकि पैसा कौन नहीं बचाना चाहता। इसकी वजह से गाइस सबसे बड़ा इशू है, इसकी वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट आते हैं। और अपने यहाँ पे ना एक चीज के मल्टीपल मतलब निकालने वाले तो इतने भरे पड़े हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं। कोई भी एक चीज भी बहुत ही होशियार है। तुम बहुत ही होशियार हो, ये है मेरा सेंटेंस। समझ में आया सबको? तो ये होता है कैसे मल्टीपल मीनिंग निकालना। अरे वाह, खूपच छान दिसतो रे तू। कैसा सच बोला, सार्केस्टिक था, झूठ बोला, एक्टिंग किया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीबॉडी, एवरीवन? तो ये 7 पॉइंट्स सबको क्लियर है? इसके बाद डीटी आईडीटी का इस डिफरेंस बिटवीन एक बार रीड कर लो, हमने ऑलरेडी रट लिया है। क्या आप सब लोगों को ये सब कुछ आता है कि मुझे बताओ? कुछ पॉइंट्स इसमें अलग से हो सकते हैं, वो मैं तुरंत एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार देख लो। ये आदिति, पूजा, श्रेया, श्रिया। पहला इम्पैक्ट, इंसिडेंस इम्पैक्ट डीटी में सेम, उधर दो अलग अलग पे। लेवी ये इनकम के ऊपर, वो लेवी मतलब क्या होता है गेस? चार्ज करना, बराबर है। और एक चीज, जितना ज्यादा आप बोलोगे ना, देखिए बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि उन्हें आ रहा है, जब आप बोलेंगे तो ही आपको आ रहा है। तुम तुम्हारे मन में कब बोल रहे हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जब बाकी बच्चे बोल रहे हो उसके बाद, क्योंकि तुम सुन रहे हो खाली, तुम बोल नहीं रहे। बच्चा वही बोल सकता है जिसको आ रहा है, इसलिए बोलो, तुम इधर ही रहेंगे। बताइएगा इस लेवी मतलब क्या? चार्ज। डीटी किसके ऊपर चार्ज होगा? इनकम। और आईडीटी? एक्सीलेंट। इफेक्ट गाइस, ये चुभेगा क्या डीटी? यस, वो चुभेगा क्या? नहीं। बेनिफिट, यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है क्या? वहां पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा क्या? नेक्स्ट रेट्स गाइस, यहाँ पे डिफरेंट रेट रहेंगे क्या? और डिफरेंट असेसी, क्योंकि प्रोग्रेसिव नेचर है ना, तो जितना ज्यादा इनकम उसको उसी हिसाब से बदलते जाएगा वो। वहां पे सारे लोगों को सेम असेसी, चाहे अंबानी हो या फिर रोड पे का गरीब। नेक्स्ट राइज इन रेट, क्या होगा गाइस? इसका पर्सनल इफेक्ट है, और वो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ाएगा क्या ये? यस, ये पर्सन के ऊपर रहेगा इम्पैक्ट और उसका इन्फ्लेशन। नेक्स्ट नेचर, ये प्रोग्रेसिव नेचर है, रिग्रेसिव नेचर है। रिग्रेसिव नेचर मतलब क्या? सबके लिए समान, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल में इनकम टैक्स और यहाँ पे जीएसटी एंड कस्टम्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट गाइस आया था 7 मार्क को। 7 मार्क, 7 मार्क का क्वेश्चन था ये। और समहाउ मैंने जो देखा
कि बच्चों ने 7 से 8 पॉइंट लिखे, प्रॉपरली लिखे, बट उनको मार्क जो दिए गए ना वो 3-4 ही थे। तो मतलब रीजन क्या वगैरह वो भी मुझे एंड तक पता नहीं चला, इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया है, क्या रीजन है, क्या 16 पॉइंट लिखने थे आधा आधा मार्क के लिए, कैसे कुछ है 12वीं का फॉर्मूला, ऐसा भी कुछ नहीं। बट एनीवेज, आप जितना प्रॉपरली लिखेंगे, जितना पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज, उतना कभी भी बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि क्या है फिर क्या पॉइंट है, इसी से वो रिलेट करता। समझा सब लोगों को? ओके, ये तो अपना हो चुका है। उसके बाद ए वाई, पी वाई और एफ वाई हमने ऑलरेडी देख लिया गाइस, एवरीबॉडी। 12 महीने का ईयर होता है, सबको मालूम है ना? ओके, उसके बाद गाइस अपने लिए एक चीज है, दैट इज पर्सन का डेफिनेशन। अब पर्सन में क्या क्या आता है? तो पहला आता है गाइस इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या? द वर्ड इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल नहीं। एआई क्या होता है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एच आई ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो हम सब लोगों में है है रे, है। एच आई ह्यूमन इंटेलिजेंस गाइस वो इस्तेमाल करना पड़ता है। नेचुरल ह्यूमन पर्सन, दैट इज ह्यूमन बीइंग, एंड इंडिविजुअल आल्सो इंक्लूड्स अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। माइनर 18 साल से छोटा, 18 साल का भी नहीं। एंड अनसाउंड माइंड, उसको कोई उम्र की जरूरत नहीं होती। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड क्या होता है? हाँ, जिसका दिमाग उतने लेवल का नहीं है, या फिर किसी और ज्यादा ही ख्यालों में बह गया है। क्लियर है? उसे हम क्या बोलेंगे गाइस? अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट, HUF गाइस, ये आपने सब कुछ सीखा है भला क्या? 11th 12th नाम का एक कंसेप्ट होता है, उसमें SP, OC ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें ये सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसे पहला आ रहा है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन विच हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल, कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्संस lineally descending from the common ancestors and include their wives and unmarried daughters। HUF में गाइस ये एंटिटी है, सबको मालूम है। ये चीज याद रखिए, मैं जो अब बता रहा हूं, वो जो इंडिविजुअल था और ये जो HUF है, HUF में करता रहता है, बाकी सारे को पर्सनल्स रहते हैं जो फैमिली के मेंबर, वो भी सारे याद है ना सबको। जब मैं टैक्सेबिलिटी सिखाऊंगा आपको, तो ये याद रखना, इंडिविजुअल की जैसे ही मैक्सिमम टाइम HUF का भी ट्रीटमेंट है। जैसा इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट रहेगा वैसे ही HUF का ट्रीटमेंट रहेगा, ये चीज अभी से याद रखना। असेसी अपना इंडिविजुअल हो या फिर HUF हो, अपने को कुछ फर्क इतना नहीं गिरता। ये चीज याद रहेगी ना इधर, पक्का? ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला करता रहेगा। नेक्स्ट, कंपनी। कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, इंडियन कंपनी जो भारत में इनकॉर्पोरेट हुई, कि इंडियन कंपनी उसके तुरंत आगे आने ही वाली। बट क्या क्या है? पहला, कोई भी इंडियन कंपनी या फिर ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडियन, सॉरी, फॉरेन लॉ के तहत कॉर्पोरेट हुई है। भारत का ही लॉ पूरे जग में चलता होगा नहीं क्या? नहीं, उनके उनके अलग से लॉ हो सकते हैं ना। अग्री करते हो सब लोग, एवरीबॉडी? ऑब्वियसली सर। देखिए, इस पर्टिकुलर केस में हम सब लोग को मालूम होना चाहिए कि फॉरेन के कंट्री के हिसाब से अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो भी मेरे लिए क्या है गाइस? कंपनी ही है। एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी which is or was assembled or was assessed as company for any assessment year on or after on or before 1st April 1970। 1970 से पहले भी अगर कोई भी कंपनी वगैरह फॉर्म हुई है तो वो भी हमारे लिए कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Any institution, association or a body, whether incorporated or not, whether Indian or non-Indian, which is declared by general or special notification of the CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक्सेलेंट। उन्होंने अगर किसी को कंपनी बोल दिया तो वो कंपनी। समझा? ये डेफिनेशन कभी भी उन्होंने पूछा नहीं है, मैंने क्यों दिया? क्योंकि ये टर्म्स आगे यूज होंगे। कभी अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ कि इंडियन कंपनी आ गया रे क्वेश्चन में, तो इंडियन कंपनी एक्चुअली होता क्या है, तो अपने तुरंत नोट्स में जाने का, ये पैराग्राफ पढ़ने का, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए वो दिया, इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है एवरीबॉडी, लेक्चर इधर है। आगे, इंडियन कंपनी। एन इंडियन कंपनी इज अ कंपनी
formed and registered under the Companies Act 1956 और 2013, जिसको हम सी लॉ बोलते हैं, जो अपने को सीखना है लॉ में। कंपनीज एक्ट 1956 भी था, 2013 भी है। आगे, a company formed and registered under any law relating to the companies formally in force in any part of the India। भारत किसी भी पार्ट में गाइस कोई भी लॉ इंप्लीमेंटेड है, उस हिसाब से अगर कोई कंपनी बन रहा है तो वो भी हमारे लिए कंपनी ही है। नेक्स्ट, a company formed and registered under any law for the timing in force in India, Indian territory of दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दीव दमन एंड पौंडीचेरी। आपको मालूम है नहीं है, सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज में कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से लॉ बनता है। उस लॉ के तहत कोई भी कंपनी बना तो वो भी इंडियन कंपनी है। भारत में ही आ रहा है ना रे। भारत के टेरिटरी के अंदर कोई टाइमिंग के लिए भी कोई लॉ बना, उसके तहत अगर कोई भी फॉर्मेशन हो जाता है लोगों का, उसको हम कंपनी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय और अंडर अ सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, या फिर एनी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन और बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी टू बी एनी कंपनी। भारत में गाइस कोई भी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश हुआ है सेंट्रल स्टेट या फिर प्रोविजनल कोई भी एक्ट थ्रू, कंपनी, इंडियन कंपनी। और वैसे आगे कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दिया कंपनी है, वो भी हमारे लिए कंपनी। सबको समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी? ये डेफिनेशन है, इसका कंटेंट जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना फाइन, नहीं हो रहा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब आगे टर्म्स रिपीट होंगे तो मैं वापस से उसको दोहराने वाला हूं, जिसको भी नहीं समझेगा। नेक्स्ट, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक से आपको पता चलता है ना कि भाई इंडिजिनस। पहला, हर एक इंडियन कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी है। पहला एमसीक्यू क्लियर, समझा? पहला लिखा है ना उसने, एन इंडियन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या? हर एक इंडियन कंपनी तो है ही। एनी अदर कंपनी which in respect of its income liable to tax under the act has made prescribed arrangement for the declaration and payment of the dividends payable out of such income within India। भाई एस्टैब्लिशमेंट भी इंडिया में ही है और डिविडेंड डिक्लेयर करके बाढ़ भी इंडिया में रहा है। डिविडेंड किसे मिलता? डिक्लेयर भी इंडिया में कर रहा, बाढ़ भी इंडिया में रहा, काम भी इंडिया में कर रहा, वो भी हमारे लिए डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में आ जाता। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। ये बहुत सुंदर है। इट मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट डोमेस्टिक कंपनी। एक नंबर, दिल को सुकून मिल जाता। बोले ऐसी जीवन में डेफिनेशन होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, सेम। क्लियर है? आगे, नोट कंपनी इन विच द पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ये तो चलो अभी के लिए बाकी रहने दो, ये मैं आपको बताऊंगा। फर्म देखिए, as per section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership means the relationship between the person who agree to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all, that is partnership firm। मल्टीपल लोग गाइस एक दूसरे के साथ आके अगर कोई फर्म एस्टैब्लिश कर रहे हैं, काय के लिए? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, वो हमारे लिए फर्म। जहां पर भी ऐसा आपको सुनाई दिया जाएगा ना कि अरे हम दोनों मिलकर ना फर्म डाला, फर्म पार्टनरशिप फर्म है वो। ये एसोसिएशन बनाई क्यों? ये लोग प्रॉफिट कमाने, एक कॉमन गोल है उनके सामने, उसके लिए वो बनाए। सब लोगों को क्लियर है एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, एओपी और बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों भी सेम ही है, बट कुछ मोटिव अलग है। लोग इकट्ठा आएंगे एक मोटिव के लिए। देखिए, AOP, when people combine for the promotion of a joint enterprise, they are assembled as an AOP। To constitute an association, a person must join for a common purpose or action, and their object must be to produce income। मतलब ये जो AOP एक साथ आएंगे ना, मैं 1 2 3 4 5, हम 5 लोग इकट्ठा है, हम 5 लोगों का मोटिव एक ही है, बट वो मोटिव अल्टीमेटली हमें लीड कर रहा है प्रॉफिट छापने के लिए। क्या हमारा मोटिव? हम 5 लोग इकट्ठा क्यों आए? प्रॉफिट कमाने के लिए। सिंपल, सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है यहां तक? ओके, आगे, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मींस अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली हु जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस वेदर और नॉट टू अर्न इनकम। भाई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल खाली इनकम अर्न करने के लिए नहीं आएगा, इसका मोटिव नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है, सोशल वर्क भी हो सकता है। एओपी
प्रॉफिट। बीओआई चाहे प्रॉफिट के लिए हो ना, कोई फर्क नहीं गिर रहा। एओपी बीओआई सबको समझा एवरीबॉडी। नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी, महानगर पालिका। नगर पालिका सबको मालूम है क्या, उसी के इलेक्शन है ना। कौन सी रैली देख रहे तुम, कोई जा तो नहीं रहा ना। मेरे को अगर तुम्हारे स्टिकर पे फोटो स्टेटस दिखाई दिए यावेळी गुलाल आमचाच, तो तुम याद रखो। हाँ वोटिंग का जाओ। अगर आपका मेरा एक जेन्युइन बोलना ये है, अगर आपका उसमें करियर है तो उसमें डिवोटेडली जाओ। तुम्हारा क्या लगता है वो जो नेता है उसके साथ तुम 2 दिन घूमने से वो तुमको, और ये जब सीएम में बनेगा इसी को काम देने का ऐसे बोल रहा है, तो उसको कुछ लेन देन नहीं, तुम है कौन। उसके पास ऐसे 100 से 150 लोग कम से कम है जो उसके लिए दिन रात एक कर रहे। तुम 2 दिन जाके कोई फर्क नहीं गिरने वाला। आपकी उसके साथ पहचान होनी चाहिए, आगे जाके कुछ फायदा हो सकता है, ये डिफरेंट पार्ट। बट उसके रैलियों में घूमो मत, उसका करियर बन रहा। वो नहीं आएगा तुम्हारे क्लास में बैठ के चल रहे आज डीटी का ये अवगढ़ पार्ट देख लेते। तू आया था ना मेरी रैली में। सिंपल बोल रहा होगा इसमें, वो उनका करियर बना रहे, वो उनका काम कर रहे। अगर वो आपका काम लगता है आपको तो प्लीज जाइए, अगर नहीं तो प्लीज शांत बैठिए, पढ़ाई कीजिए। एक एक दिन बहुत क्रूशल होने वाला है। समझ में आ गया एवरीवन। देखिएगा, सो लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मीन्स म्युनिसिपैलिटी कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड और अदर अथॉरिटीज लीगली एंटाइटल्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट और अ म्युनिसिपल और लोकल फंड्स। महानगर पालिका, आपको मुंबई का पता है ना, मुंबई महानगर पालिका, अरे इसका बजट इतना है इसके कुछ कंट्रीज का नहीं है वो। अरे कुछ कंट्रीज का बजट इतना नहीं जितना मुंबई महानगर पालिका का है। ये है ना अपनी महानगर पालिका, इसका कुछ 4-5 हजार करोड़ है आई थिंक। मेरे को बताओ तुम क्या, तुमको सॉरी, अभी समझता हूँ। ये अपना, इधर 5 कर दो लगा तो, ये अपना बजट है। कहां पे 70-80 हजार करोड़, लाख लाख करोड़ एनुअल बजट महानगर पालिका। देखो अब ये कैसे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे नगर सेवक। एक बोल रहा कि और ये कट प्रॅक्टिस कर रहा, फिर वो रिपोर्टर कट प्रॅक्टिस म्हणजे काय, वो रिपोर्टर को क्या बोले, सपोज तुम्हारे इधर रोड बनाने का है और मैं उधर का नगर सेवक है, तो फिर उसमें का 10% मेरा, मतलब अगर 1 करोड़ का रोड बन रहा तो 10 लाख मेरे अकाउंट में पहले आने चाहिए तो मैं परमिशन। ये एक ऐसे हर साल में कितने कितने रिपेयर वर्क, रोड बनाने के बाद पाइपलाइन की याद, ये कर रहे हैं ये लोग। यूं ही नहीं नगर सेवक बनने के बाद उसकी सेवा करते करते बंगले बन रहे। ये लोकल अथॉरिटी गाइस, क्या है गाइस वो, लोकल अथॉरिटी। क्लियर है एवरीबॉडी। लास्ट आ रहा है दैट इज एजेपी, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। जूरिसडिक्शनल पढ़ने का नहीं उसको, जूरिडिकल, एजेपी बीजेपी नहीं। समझ में आ गया, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। जैसे डेटी देवस्थान हो गए, यूनिवर्सिटीज ये स्वायत्त संस्था होती है। देखो इनको खुद के अधिकार होते हैं, देवस्थान के खुद के अधिकार होते हैं, बराबर है। उस हिसाब से वो पूरे के पूरे रन होते हैं। तो देखिए, विच इज नॉट अ नेचुरल पर्सन हैज अ सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ द लॉ बट दे कैन बी sued टू persons मैनेजिंग them, एग्जाम्पल आइडल्स, यूनिवर्सिटीज, डेटीज एटसेट्रा। किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या एवरीबॉडी? ओके, इस प्रकार से हमने
छोटू सा गाइस कंटेंट खत्म कर दिया है। ओके, प्लीज ये याद रखिएगा। जब भी कभी आपका फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए, पहला काम, फर्स्ट जो टॉपिक है फटाक से ओवरव्यू कर लेने का। पूरा का पूरा ओवरव्यू हो गया। फर्स्ट टॉपिक भाई 7 मार्क का क्वेश्चन है, 7 मार्क का प्रश्न है ये। नहीं तो नहीं, 2 या फिर 4 तो आ ही रहे, एक आधा रैंडम एमसीक्यू डाल देता हो इसमें से। समझ में आया ना सबको? पूरा टॉपिक है ये एक, फर्स्ट नंबर का। अब जब मैं फर्स्ट नंबर का टॉपिक कर लिया और मैं आईडीटी चालू करूंगा, आईडीटी का भी फर्स्ट टॉपिक आप रिलेट तुरंत कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, एवरीबॉडी? ओके, सो इस प्रकार से, या दो दो, इस प्रकार से गाइस हमने हमारा फर्स्ट, अभी दिखने को तो अपने बुक में वो फर्स्ट टॉपिक हो गया ऐसे नहीं दिखेगा, ये उसमें का सब टॉपिक नंबर 2 चालू होने वाला है, और उसका नाम ही रेसिडेंशियल स्टेटस। कल से ही हम चालू करने वाले हैं। जो कोई भी आज डे 1 को आए थे, उन्होंने टेंशन लेने का नहीं। टॉपिक नंबर 1 का कैसे होगा, रिकॉर्डेड का कैसा एक्सेस मिलेगा, उसमें ये सारा 2-3 ही तो लेक्चर है। उसमें आपको 2 मिनट में मतलब ये आराम से समझ में आ जाएगा। थेरी है, आप रीड करके भी कर सकते हो, नहीं समझा तो मैं तो हुई वैसे भी, बीच बीच में मेरे को जब याद आता है तो मैं रिवीजन कर ही लेता हूँ। बताओ क्या हुआ, बताओ क्या है क्या है क्या नहीं। बट ये आपका भी काम है गाइस, कि जैसे ही अपना कंटेंट हो गया वैसे उसको तुरंत लिख लेना। अब आपका टास्क ये है एवरीबॉडी, समझा? लोकल अथॉरिटी, देखिए आपका आज होमवर्क, हाँ कल का होमवर्क किया होगा ना सबने? क्या था रे? परसों का फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 31 मार्च क्यों? उसके बाद वो जनवरी फरवरी से ही क्यों अपना ईयर स्टार्ट हो रहा? किसने किसने किया गाइस? और वो डेज किसी महीने में 30 रहते, किसी में 31 रहते। परसों तक तो हमको गारंटी नहीं थी हमारी फाउंडेशन की। कल रिजल्ट लगा तो हमें कल पता चला कि आज हम इंटर में आए हैं, तो हमको होमवर्क के बारे में पूछ रहा। हमें पता नहीं था कि फाउंडेशन का होमवर्क करने का कि इंटर का। इसीलिए हमने किया नहीं, अदरवाइज तो हम तो करने ही वाले थे सर, तो क्या करने। किसने किसने किया, रेज योर हैंड। 1 2 3, यस भाई बताओ। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्यों है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बता सकते हो, खाली गूगल करके कॉपी पेस्ट मत करना। पढ़ना बता फिर। आप बताओ दोस्त, आवाज। हम्म, है? ऐसे इन्होंने भी किया है, मालूम है कि तुझे? किया है ना तुमने भी, तुमको भी आते हैं। हाँ, प्लीज सबको सुनाई देना चाहिए। खड़, बताओ सबको। ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के मतलब उन्होंने ही वो डिसाइड करा कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो हमने बाद में वही कंटिन्यू। ब्रिटिश लोगों ने कैसे डिफाइन किया है? ओके, सेकंड मींस इंडिया एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, तो जब भी हार्वेस्ट का जो है वो फेब से मार्च के अंदर ही होता है ना, तो एग्रीकल्चर इनकम प्रॉपरली डिस्क्लोज हो, इसलिए वो 31 मार्च। बहुत बढ़िया। और एक कन्वीनियंस इन बजट प्रिपरेशन, यूनियन बजट फेब में प्रेजेंट होता है, तो गवर्नमेंट को भी टाइम मिलता है कि फाइनेंस बिल पास करना, जैसे कि एक मिनट, टाइम टू एस्टिमेट revenue and expenditure, pass finance bill and implementation of new tax rules from 1 April. वेरी गुड। And uniformity and continuity, अगर हम चेंज कर देते तो फिर हमारे सब टैक्स के जो लॉ है वो हमें रीशेड्यूल करने पड़ते थे। ओके, ऐसे तो 14 साल लग गए। दैट इज ऑल फाइन भाई। और ये जो है
जन पे नेम जो पड़े वो ब्रिटिश रूल के अनुसार ही पड़े, मतलब वो रोमन गॉड्स के नाम के अनुसार मैंने रखे। और थर्ड वन वो भी रोमन बिलीव्स दैट ऑड नंबर वर 30, तो मोस्ट मंथ्स वर गिवन 31 डेज। ठीक। और एक मतलब और एक था उसमें कि सोलर जो है साइकिल अपना वो 365 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। हम्म। मैंने वैसे 31 डेज और उनको फेब्रुआरी एक बफर मंथ की तरह उन्होंने यूज किया। 365 डेज कंप्लीट नहीं हो गए, ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने वो 2020 और एक फेब्रुआरी का जो है वो लीव किया। ओके, थैंक यू, वेरी गुड भाई। देखिएगा, आप सब लोगों को मालूम है कि ब्रिटिश या फिर यूरोप अगर कॉन्टिनेंट आपने देखा ना, तो उधर भी गिरती बर्फ। बर्फ में गेहूं तांदूळ नहीं उगते। वहां पे अभी विंटर चल रहा है। तुमको ये लगता होगा कि कितने अच्छे अपने फॉरेन के भाई बहन और लोग हैं कि जब भी कभी दिसंबर आएगा तो वो इंडिया विजिट जरूर करने आते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मरने लायक ठंड है। उधर इतनी बर्फ गिर जाती है कि बस वहां पे कुछ भी अनाज वगैरह नहीं उगता उस टाइम पे। नया साल चालू होना मतलब नया काम चालू होना। वहां पे बर्फ पिघल के जो एक्चुअल सिनारे में नए एंथुजियाज्म से काम किया जा सकता है, दैट इज अप्रैल। समझा? नए काम स्टार्ट, क्योंकि वहां पे बर्फ पूरी पिघल जाती है, समर चालू हो जाता है, और फिर उस हिसाब से वो काम करना चालू करते हैं। दैट मंथ इज अप्रैल। ये सबसे प्राइम रीजन है कि उनका अप्रैल से चालू होने का। एप्रिलिया, जूलियस, सीजर वगैरह, ये सारे रोमन गॉड्स के नाम है। ये सब लोगों को आजीवन मालूम होने चाहिए, रादर इधर उनका रेगुलर बेसिस पे प्रे होना चाहिए। इसलिए मंथ के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। और ये इनके बीच में की लड़ाई थी, आई थिंक ये राजा और वो कुछ महाराजा भी थे जिन्होंने आगे खुद का नाम जोड़ा। तो कुछ ने 31, कुछ ने 30। तो जो खुद को बड़ा बताना चाहता था सबसे, वो उसने 31 दिन खुद के महीने के नाम के हिसाब से कर दिया। हाँ, समहाउ कुछ लोगों ने 30। तो ऑड इवन करते करते कुछ महीने होने के बाद उनको तो सर्टन एक्सटेंट के बाद, जब ये लोग इंडिया में आए और अपना ये सौर कैलेंडर देखा, उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि यार एक्चुअली में 365 डेज होते हैं। पूरे अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने को इतने दिन लगते हैं। इसलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने इंस्पायर्ड, नाम इनके इंस्पायर्ड गए अपने इंडिया से। ये सितंबर, दिसंबर, नवंबर, समझ में आ रहा है क्या? सप्त इज 7, अष्ट इज 8, नव इज 9, एंड 10 इज डेक। समझ में आ रहा है कि सबको? सो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये इससे इंस्पायर्ड है। ये उनके कोई नाम नहीं है। तो ये बहुत सारा जो अपने ये यहाँ का नॉलेज था, जब तक वो वहां से जाके बाउंस बैक होके नहीं आता, तब तक वो किसी काम का नहीं। अगर मैंने तुमको आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई उपवास करते जाओ। अब कुछ रिलीजन में एक एक दिन के उपवास रहते हैं, कुछ रिलीजन्स में कई महीने महीने भर के उपवास रहते हैं, कुछ के निर्जल ही रहते हैं, मतलब पानी भी नहीं पीना है। कुछ का हम मतलब क्या खतरनाक प्रैक्टिस है। मैंने एक देखा था कि मैं उनसे मिला था, तो इसमें जितना पानी बैठेगा उतना पी के दे सर्वाइव द डे। मैंने अगर आपको बोल दिया कि भाई फास्टिंग करो, तो वो बोलता कि कुछ भी, ये क्या फालतूगिरी है ये वो। बट अगर वही बंदा यूएस के किसी यूनिवर्सिटी ने बोला कि क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग की क्या रहता वो करो, तो तुरंत मान लेगा। अरे उधर ने बोला है ना, ऑक्सफोर्ड से आया है, हार्वर्ड के रिसर्च थ्रू वो इस्टेब्लिश हुआ है, तो सही ही होगा। तो जब तक अपना योगा, रामदेव बाबा जब तक ये सारी चीजें कर रहे थे तब तक बोले यार ये क्या है ये? जब यूएस से आया कि योगा मैट होना चाहिए, तब हमने मान्य किया अरे नहीं ये चीज बहुत बढ़िया है, इससे ही लाइफ बन रही है। तो अपने यहाँ के लोग भाई जब तक यूएस से बाउंस बैक होके या फिर ये यूरोप से बाउंस बैक होके अपनी चीजें वापस नहीं आती, तब तक अपने को उसकी वैल्यू ही नहीं है समहाउ। बट ये ट्रेंड कब चेंज होगा? जल्दी हो जाएगा ऐसे मुझे भी लगता है। एक आध दिन अगर उन्होंने ये बोल दिया ना कि नहीं, सबसे ऑथेंटिक जो है ये भारत में जो बना हुआ सौर्य कैलेंडर है, और ये सौर्य कैलेंडर का सबसे बड़ा जो प्रचारक था वो अपने सिटी से थे भला क्या? ये गजानन मंदिर के बाजू में एक मराठे काका बोल के वो थे, वो अभी 2-3 साल पहले गुजर गए। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था यहाँ पे। हर एक जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, गैजेट आएगा ना, उस पे एक चीज जरूर ऑब्जर्व करना कि ब्रिटिश कैलेंडर की, मतलब ये अपन आज क्या तारीख है,
9 जनवरी 2026 ये ब्रिटिश कैलेंडर की डेट है। वैसे ही अपना भी एक कैलेंडर है भारत का, जो सौर्य के साइकिल के हिसाब से, अपने मंथ वैसे मराठी महीने चंद्र के साइकिल के हिसाब से, वो सौर कैलेंडर का डेट आपको हर एक गैजेट के ऊपर दिखेगा। वो जिस बंदे ने केस लड़ी और जीता वो अपने सिटी से था। वो आदमी बता बता के मर गया कि अपना कुछ रूट है, आपने भी कुछ साइंस है जो एकदम स्पेसिफाइड है। करो करो शास्त्र अस्त्र तो ऐसे नहीं बोल रहे, उसके पीछे का लॉजिक भी था। समझा? बट वो बाजू में रह दिया, चल रहे। सो लेट इट बी। देखिएगा कल का आपका होमवर्क ये है, पॉइंट नंबर 1, डीटी आईडीटी का डिफरेंस लिख के लाना है। मैं सबकी बुक चेक करूंगा, आप सब लोग पास हो गए क्या? आप कल फेयर बुक बनेंगे क्या? 400 पेजेस की नोटबुक आई वांट, ऑनलाइन स्टूडेंट आपका भी। समझ में आ रहा है सबको? 400 पेजेस का रजिस्टर। पॉइंट नंबर 1 लिख के लाना, डीटी आईडीटी का डिफरेंस। आप सब लोगों को 7 से 8 पॉइंट लर्न हो चुके हैं। सेकेंड, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट, इसका भी डिफरेंस बिटवीन। 2 होमवर्क दिए हैं, 2 पेज भरेंगे। लेट्स सी कितने लोग सीरियस है खुद के बारे में। चलेगा? चलिए, दैट्स इट फॉर द डे। मिलेंगे कल रेगुलर टाइमिंग पे। सुरेश सर का लेक्चर होगा तुरंत, ठीक है?